नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 के दमदार ट्रेड्स में और वीरेंद्र जी रहेंगे आपके साथ शो में। फिलहाल फ्लैट निफ्टी, इनफैक्ट बैंक निफ्टी इन रेड आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा, तो कुछ खास मूव्स नहीं है। हालांकि अच्छी चीज़ अभी तक ये है मार्केट में कि ब्रेथ इंटैक्ट है और एडवांसेस के फेवर में है और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक मूव मिल रहा है फिलहाल। क्या आउटलुक वीरेंद्र जी? शायद देखिए अभी भी ऑप्शन राइटर्स की ग्रैब में मैंने आपको क्या कहा था कि जब तक आप 319 बाइसेक्ट नहीं करेंगे अटेम्प्ट मत कीजिएगा आप किसी भी बाय ट्रेड को। और आप निफ्टी से अगर आप देखें इस बीच आज की लिस्टिंग है और इस जोन इंडस्ट्रियल पार्क लगभग 5941 पे और एल्था ज्वेलरीज आपकी स्क्रीन पर। अच्छा 263 के मुकाबले अगर आप देखें बीएससी पर ये 265 पर लिस्ट हुआ, तो बिल्कुल अगर आप देखें यहाँ पे तो एक फ्लैट लिस्टिंग है हॉरिजॉन की। और ललिता ज्वेलरीज की अगर आप देखें शानदार लिस्टिंग 271.98 पे और करीब 35% के प्रीमियम के साथ। तो ये आज की दो लिस्टिंग्स। खैर शेयर की बात पे आते हैं लौट के। और निफ्टी मैं फिर कहता था आपसे कि ऑप्शन राइटर्स ने शेयर पूरा जकड़ा हुआ है आपको। अभी भी जरा प्लीज डायरेक्टर साहब जरा एक बार आप 24 300 की और 200 की 300 की कॉल रखिएगा और 200 की पुट रखिएगा। सिंपली शेयर के प्रश्न का जवाब यही है कि ऑप्शन राइटर्स आपको इस जोन से बाहर निकलने देंगे। इन द एब्सेंस ऑफ एनी क्रिटिकल स्टॉक फ्यूचर, लार्ज कैप स्टॉक फ्यूचर जब तक डिलीवर नहीं कर रहा है, ये लाजमी है कि आप इस रेंज में रहें। सारा जो एक्शन है स्टॉक स्पेसिफिक हो जाएगा। 300 की कॉल शेयर आउटस्टैंडिंग वाई 3,19,00,000, 137% का बिल्डअप। और ये कितना काम काज हुआ है? हार्डली अभी 46 मिनट का काम काज हुआ है। दैट्स ह्यूज। और इस पुट को देखिए 44% का वाई बिल्डअप, हालांकि बायस नेगेटिव है बट स्टिल 2 करोड़ का। सिंपली शेयर अभी आप रेंज में हैं और आप ऑप्शन राइटर के तौर पे अगर काम करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज वेट फॉर अ डिप टुवर्ड्स बेस वन, नथिंग मोर देन दैट शेयर। अदरवाइज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे फोकस कीजिएगा। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो मजबूत है, लेकिन यहाँ पर मजबूत लिस्टिंग तो ललिता ज्वेलरी की हुई है। 32% प्रीमियम पर ये सेटल हुआ है वीरेंद्र जी। वही हॉरिजन इंडस्ट्रियल पार्क्स ऑलमोस्ट फ्लैट इसकी लिस्टिंग होती हुई, तो एक और अच्छी लिस्ट में शुमार होता हुआ ललिता ज्वेलरी मार्ट। यहाँ पर अच्छे मूव्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और जैसा कि इस शो में होगा क्या ये बता देते हैं। 10 के दमदार ट्रेड में हमारे साथ मानस जी और राजेश जी जुड़े हुए हैं पिछले शो से। मेरे एसेट शेयर खान के सोमिल मेहता जी और अमित सेठ जी भी इस शो में जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स बताने के लिए। और मार्केट आउटलुक पर चर्चा के लिए टाटा म्यूचुअल फंड के CIO राहुल सिंह मौजूद होंगे। IPO 360 में बात करेंगे सिम्बायोटिक फार्मा लैब के चेयरमैन एंड MD अनिल सतवानी जी से और CFO राघवेंद्र रामचंद्रन से। मार्केट टेक्निकल पर JM फाइनेंशियल के ED एंड हेड रिसर्च राहुल शर्मा से भी बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले ट्रेड्स की। और बहुत स्वागत है आपका सोमिल जी, अमित जी इस शो में। गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। अमित जी बताइए आपसे शुरुआत, इस वक्त के 2 ट्रेड्स क्या होंगे आपके? जी गुड मॉर्निंग श्रेया जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी ऑन द पैनल। श्रेया जी पहला ट्रेड क्लियरली सीमेंस रहेगा। सीमेंस का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेंड था और इस बार जो पुल बैक आया है 20 डेमा से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ पिछले 2 दिन के हाईज और 10 और 20 डेमा सीमेंस ने क्रॉस किया है, तो इट्स अ गुड कंटिन्यूएशन ट्रेड। इसे बाय करना है। स्टॉप लॉस हमारा लगभग लगेगा 3980 3980 का और टारगेट्स यहाँ रहेंगे 4150 के। दूसरा स्टॉक रियल एस्टेट सेक्टर के साथ ही कंटिन्यू करूंगा और यहाँ पे मैं जाऊंगा गोदरेज प्रॉपर्टीज के साथ। यहाँ पे भी इट्स ऑल्सो ऑन द वर्ज ऑफ अ फॉलोइंग चैनल ब्रेकआउट। 50 डेमा पे 3-4 दिन कंसोलिडेट किया, वो ऑलमोस्ट स्टॉक 10 और 20 डेमा वापस रीगेन कर रहा है, तो अच्छा कूल ऑफ हुआ है, अच्छी जगह है जहां से ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, तो इसे बाय करना है। 2020 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स हमारे 2080 रुपीज के रहेंगे गोदरेज प्रॉपर्टीज में। गोदरेज प्रॉपर्टीज 2039 पे आपका बाय कॉल है। चलते हैं अब सोमिल के पास। सोमिल आपके 2 ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरा पहला चॉइस सीमेंस ही था, लेकिन आई विल स्विच टू बजाज ऑटो। बजाज ऑटो भी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। आई थिंक फ्राइडे के सेशन में भी मैंने बजाज ऑटो दिया था। बजाज ऑटो में एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है और वो मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ टूटेगा। ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है। 20 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, 10 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। आज के ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा मूव भी बन रहा है, मुझे लगता है ये कंटिन्यू रहेगा। नीचे में बजाज ऑटो में एक स्टॉप लॉस रखेंगे अराउंड 11,530 के आसपास और ऊपर में मेरे टारगेट्स होंगे 12,500 प्लस के। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही बजाज ऑटो में बहुत ही बढ़िया कर सकता है।
दूसरा स्टॉक होगा L&T फाइनेंस। L&T फाइनेंस में भी वेरी सिमिलर एक अप ट्रेंड है। लास्ट कपल ऑफ वीक से एक कंसोलिडेशन चल रहा है। 20-40 डेली मूविंग एवरेज के बराबर ऊपर ही ये पूरा कंसोलिडेशन है। मुझे लगता है ये पूरा कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटेगा। ये मैं प्रीएम कर रहा हूँ, लेकिन इसलिए प्रीएम कर रहा हूँ क्योंकि मोमेंटम इंडिकेटर्स बाई साइड पर है, ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। ऊपर में मेरे टारगेट्स होंगे 355 और नीचे में एक स्टॉप लॉस रखेंगे 315 पर। बजाज ऑटो और L&T फाइनेंस, ये दो ट्रेड्स हो गए सोमिल जी के। राजेश जी, 10 के दमदार ट्रेड्स के लिए दो ट्रेड्स आपके। देखिए श्रेया, पहला जो रहेगा ऑब्वियसली कैपिटल गुड सेक्टर से रहेगा। सीमेंस जो लीड कर रहा है, लेकिन मेरी जो नजर है वो है लार्सन एंड टुब्रो पे। एल अपने एक चैनल से कंसोलिडेशन जोन से बाहर निकला है बहुत दिनों के बाद। ये एक आप कह सकते हैं कि एक ब्रेकआउट है, तो यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए। थोड़ा सा अर्ली इंडिकेशन मिल रहा है, तो 4070 के स्टॉप लॉस के साथ एल बाय करे। 4150 से लेके 4200 तक के स्विंग यहाँ पे पॉसिबल है, तो एक अच्छी रैली एल में आनी चाहिए। तो सेकंड काउंटर रहेगा मनप्पुरम। मनप्पुरम में क्लीन ट्रेड है, 367 68 के आसपास से ट्रेड हो रहा है। ये मोमेंटम प्ले होगा जिसका टारगेट आएगा करीबन 380 का, 362 का स्टॉप लॉस। ओके मणिपुरम में। मानस, आपके दो ट्रेड्स। वीरेन जी, पहला रिकमेंडेशन एबी कैपिटल पे है। एबी कैपिटल लगातार 22 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले रहा था और आज एक प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो एबी कैपिटल में 408 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे, 425 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। दूसरा स्टॉक बंधन बैंक का है। बंधन बैंक में अगर आप देखें तो एक जो कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, उसके अपर बैंड को स्टॉक ने ब्रेक किया, 22 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। तो बंधन बैंक में 174 का स्टॉप लॉस लगा लेंगे, 190 190 तक के टारगेट्स पॉसिबल। ओके, ये दो स्टॉक साथ बंधन बैंक में अच्छा मूव है, एकदम से निचले स्तरों से देखें और आप तो 2.5% ऊपर ये पर्टिकुलर काउंटर कामकाज करता हुआ अच्छा मूव। प्राइवेट बैंक्स में बंधन बैंक सबसे अच्छा कर रहा है फिलहाल, तो यहाँ पर अच्छा मूव। अच्छा, कुछ और काउंटर्स जो ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं अभी भी, मार्केट हालांकि फ्लैट है लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव अच्छा। मुथूट मनप्पुरम तो लगातार डिस्कस कर ही रहे हैं हम सुबह से, 3.5% ऊपर आज के सेशन में यहाँ पर। इसके अलावा एक बार स्क्रीन पर रियल्टी पैक में भी अच्छा मूव है, हमने डिस्कस किया था। लोधा भी अच्छा कर रहा है आज के सेशन में। सोमिल जी, लोधा देखिए ये 2% ऊपर है, रियल्टी पैक में स्ट्रेंथ, तो यहाँ पर दाव लगना चाहिए क्या आज के लिए? I would still wait लोधा में। Prestige is looking very good, Oberoi is looking good, लेकिन लोधा में जो कंसोलिडेशन है अब तक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ नहीं है। नीचे में अगर किसी की पोजीशन है तो 1190 के आसपास एक स्टॉप लॉस रखे फॉर लोधा, और ऊपर में मुझे लगता है कि ये 1340 तक जा सकता है इन द वेरी शॉर्ट टर्म, लेकिन इन द मीडियम टर्म ऑल्सो मुझे लगता है कि ये 1400 तक लोधा जा सकता है। तो आई विल बी वेरी पॉजिटिव ऑन लोधा। बाय ऑन डिक्लाइंस की स्ट्रैटेजी भी रख सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कि आप बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें अराउंड 40 डेली मूविंग एवरेज विच इज अराउंड 1160। तो 1160 पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे आप बाय ऑन डिक्लाइंस की भी स्ट्रैटेजी रख सकते हैं। द ओनली रीजन इज के जो ये रियल एस्टेट सेक्टर है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है, एंड प्रेस्टीज वुड बी माय प्रेफर्ड पिक। ओके, प्रेस्टीज आपकी प्रेफर्ड पिक होगी और ये होगी कॉल्स अभी तक की टेक्निकल कॉल्स पूरी। अच्छा अमित जी, एक रीजनेबल अप्रोच बीएससी पे क्या होनी चाहिए? बीएससी का अगर आप ट्रेडिंग करियर देखें और इसके करियर का जो सबसे महत्वपूर्ण अंश है वो शुरू होता है मई 2023 से। 85 रुपये का भाव 4500 रुपये हुआ, और इसमें एक बात तो बहुत ही हद तक चार्ट्स पे विजिबल है कि 200 डे पे जिसने भी रिस्क लिया है उसको रिवॉर्ड मिला है हमेशा। अब इंटरेस्टिंगली 3333 पर ही आपका 200 डे में अलाइंड है, पिछले 3 दिन से यही सपोर्ट ले रहा है। आपका सेंस क्या कहता है बीएससी मीडियम टर्म अप्रोच? जी देखिए, अच्छी जगह है। अदर देन 200 डेमा वीकली अगर हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट्स देखें तो यहीं पे लगभग आते हैं 3250 3300। स्टॉक यहाँ से अटेम्प्ट कर रहा है एक रिवर्सल का। इट्स अ मेक और ब्रेक अटेम्प्ट। 10 डेमा हमारा लगभग 3370 के ऊपर आता है, अगर उसके ऊपर निकल जाए तो फिर एक अच्छा खासा कंफर्मेशन हो जाएगा। बट एक एज अ अर्ली एंट्रेंट एक अच्छी जगह है रिवर्सल की पोजिशनली, क्योंकि आपने मीडियम टर्म कहा तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस डीप रखेंगे। 3250 का पोजीशन बनाई जा सकती है। फर्दर स्ट्रेंथ हमें मिलेगी जब 3370 के ऊपर ये काउंटर निकल जाएगा, जहां पे हमारा 10 डे का।
बीएससी अच्छा मूव दिखाता हुआ 2.5% अप ऊपर आज के सेशन में। कैपिटल मार्केट स्पेस में अच्छी स्ट्रेंथ है जैसा कि हमने चर्चा की थी। अच्छा, कुछ कैश मार्केट काउंटर्स में बताऊं जहां पर अच्छे मूव आज के सेशन में देखने को मिल रहे हैं। सेल तो बैन में तो कैश में ही आएगा यहाँ पर लगभग, अगर आप देखें तो अच्छा मूव अर्बन कंपनी जिक्र कर रहे थे हम, फ्राइडे के सेशन में भी भागा, कवरेज की शुरुआत हुई थी और आज भी देखिए लगभग ये डेज हाई पर 6% ऊपर आज के सेशन में। हेक्सावेयर रखेगा स्क्रीन पर। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज पर आज ब्रोकरेजेस काफ़ी बुलिश थे, हालांकि ये पूरा स्पेस आज फोकस में। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज अच्छा करता हुआ, यहाँ पर भी अच्छा मूव। लेकिन कुछ काउंटर्स और डिस्कस करते हैं फ्यूचर्स से जहाँ पर अच्छे मूव देखने को मिल रहे हैं। एक बार स्क्रीन पर रखिएगा, बहुत दिनों बाद SBI कार्ड काफ़ी करेक्ट हुआ ये SBI कार्ड, और आज शायद 0.5% ऊपर आज के सेशन में। हालांकि इसके मूव को पॉजिटिवली देख सकते हैं क्या मानस जी? कुछ खास परफॉर्मेंस तो दिखाया नहीं है इसने। देखिए, व्यू पॉजिटिव है क्योंकि अगर आप देखें तो अभी जो 4 दिन पहले का लो है वो पिछले लो के ऊपर बना है। केवल इंतजार करना है 668 के लेवल को ब्रेक करने का। एक बार 668 के ऊपर का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो शायद आपको 720 तक की रैली स्टॉक दिखा देगा। आई थिंक यहाँ पर पॉजिटिव बने रहना चाहिए। अगर आपके पास पोजीशन है तो बने रहिए, और 620 रुपए के नीचे एक पोजीशन स्टॉप लॉस लगा करेंगे। ओके, ये बात हो गई SBI कार्ड्स पे। निफ्टी 24273 एकदम अगर आप देखें शांत, कोई बड़ा अगर आप देखें हरकत नहीं है। गोल्ड फाइनेंस कंपनियां चमकती हुई, मुथूट 4.5% ऊपर है। बैंकिंग में बंधन बैंक ऑन द लोअर ट्रेजेक्ट्रीज, किसी ने मार्क किया ग्रेटर साहब अभी अच्छा करता हुआ 180 पर अगर आप देखें ट्रेड करता हुआ। मानस जी ने पिक किया था ये। एक बार लेके आइएगा अपोलो हॉस्पिटल्स, ये करीब 8678 पर एक इंट्राडे लो से एक बहुत सब्सटेंशियल रिकवरी यहाँ पर है, ये अच्छा करता हुआ। और जो चीज़ें अच्छा कर रही हैं टिक बाय चार्ट पे, एक बार लेके आइए AU स्मॉल। AU स्मॉल हमने मेरे ख्याल से शुक्रवार को भी डिस्कस किया था। इट्स ऑल टाइम हाई फॉर AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। सोमिल, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, मतलब ये जो जनवरी 26 से लेकर मतलब इन करीब 8-9 महीने का जो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, ये किस बात का रिफ्लेक्शन है? अब यहाँ पर आप 1111 के ऊपर इस ब्रेकआउट के बाद जब आप 1100 के कॉल राइटर्स को ट्रैप कर चुके हैं, क्या प्रोजेक्शन बन रहा है? नहीं, एब्सोल्युटली पॉजिटिव ऑन AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। इनफैक्ट फेडरल बैंक, RBL बैंक, ये लास्ट 2-3 हफ्तों में मैं मेंशन भी कर चुका हूँ आपके शो में। AU बैंक में हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशंस हैं। प्रीवियस मंथली क्वार्टरली स्विंग हाइज ऊपर के तरफ टूटे हैं। हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशंस है, हाई डिग्री टाइम फ्रेम पे बोल रहा हूँ। 2040 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। एक बड़ा जो कंसोलिडेशन था जो पहले हमने देखा था वो ऊपर के तरफ टूटा है, तो आई विल बी वेरी पॉजिटिव ऑन द स्टॉक। नीचे में मीडियम टर्म में 1060 के आसपास एक आप स्टॉप लॉस रखे। ऊपर में मुझे लगता है कि अगर हम वेव इक्वालिटी देखें तो ऊपर में कम से कम 1350 1400 के टारगेट्स नजर आते हैं इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म। लेकिन अगर मीडियम टर्म की हम बात करें तो ऊपर में 1200 1230 40 के आसपास ये स्टॉक जा सकता है। मीडियम टर्म में ट्रेड करने की कोशिश करें, शॉर्ट टर्म में ट्रेड करने की कोशिश अभी ना करें क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छा मूव आ चुका है और स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप है। ओके, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक पे चलिए व्यू हो गया। अब एक काम करते हैं, विषय को चेंज करते हैं। अब चलिए बात करते हैं, हमारे साथ श्री राहुल सिंह CI इक्विटीज टाटा म्यूचुअल फंड के जुड़े हैं। राहुल जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं किस चीज़ से शुरुआत करूं? हमारे पास दो चीज़ें हैं जो मेरी इस बातचीत के अगर आप देखें दोनों ओर छोर हैं। एक हमारा अर्निंग सीजन बीता हुआ और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय हालात। उसमें US की इकोनॉमी, US की बॉन्ड यील्ड्स का स्पाइक, क्रूड स्टिल हाई ट्रैजेक्टरीज और US का ईरान के प्रति और कड़ा रुख, है ना। इस बार अगर आप देखें उनका जो कड़ा रुख है वो किसी डिफेंस स्ट्राइक की बात नहीं कर रहे हैं, वो अब फाइनेंशियल स्ट्राइक कर रहे हैं। और ऐसे में क्रूड की शार्पनेस शायद और तेज़ हो। तो ऐसे में आपका मानना क्या है सर? मार्केट्स कैसे अलाइंड हैं अगले 3-4 महीने बाजार के लिए, कैसे दिख रहे हैं आपको? नहीं, बहुत ही सही सवाल किया आपने। मेरे हिसाब से सबसे जो जरूरी चीज है वो ये है कि हमारी ग्रोथ कैसी आ रही है। क्योंकि मार्च में जब वॉर शुरू हुई थी तो हमें लग रहा था जून क्वार्टर काफी खराब जाएगा कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स के नजरिए से।
लेकिन जो रिजल्ट्स आए हैं, हालांकि इसमें कुछ इन्वेंट्री गेन्स वगैरह का फायदा मिला है, लेकिन उसको अगर हम हटा भी दें तो अगर मैं नंबर्स को की बात करूं केवल, तो जैसे निफ्टी 50 या निफ्टी 500 या बीएसई निफ्टी मिड कैप 150 की जो अर्निंग्स ग्रोथ रेट आई है वो तकरीबन 15 से लेके 30% की रेंज में है। लार्ज कैप्स की से 15 से 20% के बीच में है और मिड एंड स्मॉल कैप की 25 से 30% के बीच में प्रॉफिट ग्रोथ जो आई है हमारी लास्ट क्वार्टर में। और ये मेरे हिसाब से ये सबसे जो है इम्पोर्टेंट डेटा है, क्योंकि उसकी वजह से ही मार्केट को सपोर्ट मिलेगा। ग्लोबली जो हो रहा है, देखिए उस पे तो हमारा कोई ज्यादा उस पे कंट्रोल तो है नहीं, और उसको हमें रिएक्ट करना है और हमें उसको नजरअंदाज नहीं करना है, और उसको हमें अपने एक दिमाग में रखना है। और उसमें एक्चुअली सबसे बड़ा जो इशू है, जैसा आपने बोला कि बॉन्ड यील्ड्स का, और अगर आप देखेंगे कि यूएस की बॉन्ड यील्ड्स क्यों बढ़ रही हैं, वो अपने उनके कारणों से बढ़ रही हैं, उनकी फिस्कल डेफिसिट की जो सिचुएशन है। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप देखेंगे कि इमर्जिंग मार्केट्स की जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो इतनी नहीं बढ़ी हैं कंपेयर टू जो डेवलप्ड मार्केट्स हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में एक ये फीलिंग आ रही है कि इमर्जिंग मार्केट्स ने जो कोविड के बाद जो अपनी फिस्कल सिचुएशन या फिस्कल बैलेंस शीट को काफी अच्छे से मैनेज किया, और इंडिया उसमें आई थिंक सबसे ऊपर आता है, क्योंकि इंडिया में फिस्कल डेफिसिट काफी अच्छे से मैनेज हुई है। तो कुछ ना कुछ कंटेजियन की रिस्क तो बनी रहेगी, लेकिन मुझे लगता है ये 2008 नहीं है जहां पे अगर कुछ यूएस में कुछ एक्सीडेंट होता है, कुछ फाइनेंशियल एक्सीडेंट होता है, तो उसका पूरा का पूरा इम्पैक्ट इमर्जिंग मार्केट्स पे हो, ऐसा मानना कोई जरूरी नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस बार जो है रिस्क थोड़ा कम है कंपेयर टू 2007-8 में जो हुआ था। ऑल्सो बिकॉज कि यहाँ पे जैसे मैंने बोला ग्रोथ रिवाइव हो रही है, और वॉर के बावजूद अगर हमारी प्रॉफिट ग्रोथ 15 से 25% के आसपास आई है इस क्वार्टर में, मैं समझता हूँ ये काफी काबिल तारीफ है। और सबसे बड़ा जो इक्विटी के लिए जो चीज इंपॉर्टेंट चीज होती है वो प्रॉफिट ग्रोथ ही होती है, और वो अगर रिवाइव हो रही है, वो अगर उसमें बेस बन गया है, और एक हमें लग रहा है कि हाँ भाई 12 से 15% प्रॉफिट ग्रोथ आ सकती है निफ्टी 50 में इस साल, जो कि मैं कंजर्वेटिव नंबर बोल रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर में उससे ज्यादा आया है, तो मुझे लगता है मार्केट के लिए वो एक अच्छा सपोर्ट तैयार कर सकता है। ओके, गुड मॉर्निंग राहुल जी, श्रेया बात कर रहे हैं। ये तो ओवरऑल मार्केट पर हमने चर्चा की, अर्निंग्स पर भी हमने बात की। अब कुछ सेक्टर स्पेसिफिक प्रश्न है मेरे, इनफैक्ट थोड़ा थीमेटिक है सर। अब जिस तरीके से शुगर स्टॉक्स ने पिछले कुछ सत्रों से परफॉर्म किया है, मिठास बढ़ी है, आज के भी सेशन में कई सारे स्टॉक्स 11-7-8% अप हैं, तो क्या डिमांड को देखते हुए थोड़ा हल्का सा हम बदलाव कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, ट्विक करना चाहिए क्या, जिस तरीके से इन सारे स्टॉक्स में एक अच्छी रैली हमें देखने को मिल रही है? देखिए पर्टिकुलर स्टॉक्स पे तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं इतना बोलूंगा कि एनर्जी सिक्योरिटी एक ऐसा विषय है जो कि 2022 यूक्रेन वॉर के बाद और अभी वेस्ट एशिया वॉर के बाद एनर्जी सिक्योरिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय बन गया है। और इस विषय में शुगर कंपनीज का भी रोल है, क्योंकि इथेनॉल ब्लेंडिंग एक काफी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑल्टरनेट फ्यूल है इंडिया के लिए, सोलर एक ऑल्टरनेट फ्यूल है। तो ये सारे थीम्स पे हमें, अगर अच्छी कंपनीज हैं जो सही इम्प्लीमेंट कर रही हैं, एग्जीक्यूशन कर रही हैं, हमें मुझे लगता है कि उनमें लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म के लिए हमें उन स्टॉक्स पे ध्यान रखना चाहिए और अपने पोर्टफोलियोज में रखना चाहिए। और उसमें सबसे बड़ा जो विषय ये है कि आई थिंक गवर्नमेंट के हिसाब से या गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑयल पे जो हमारा डिपेंडेंस कम करना है, और उसके दो ही तरीके हैं, या तो आप ऑल्टरनेट फ्यूल्स इथेनॉल जैसी चीजें को देखें, या फिर आप सोलर देखें, या हाइड्रोजन देखें। हाइड्रोजन थोड़ा लंबे समय के बाद वायबल हो सकता है। तो आपके पास जो ऑप्शंस है उसमें मुझे लगता है कि ये जो सेक्टर्स आपने मेंशन किया इनकी काफी अहमियत बनी रहेगी। अच्छा राहुल जी, एक आखिरी प्रश्न पूछूंगा आपसे यहाँ पर। कभी कभी समझदारी इस बात को लेके होती है कि हम सर्कमस्टेंसेस को, स्थिति को स्वीकार कर लें।
आप इक्विटी पे समर्पित हैं, अच्छी बात है, बट क्या ये एक सही मौका है कि हम इस बात को स्वीकारें कि इट्स अ टाइम नाउ टू हैव अ मल्टी एसेट अप्रोच, जिसमें आपको गोल्ड को भी फोकस करना है, आपको सिल्वर पे फोकस करना है, या फिर आपका इक्विटी पोर्टफोलियो ऐसी कंपनी की तरफ होना चाहिए जिनका गोल्ड से जुड़ा हुआ कारोबार है? आपका सेंस क्या कह रहा है सर? नहीं, बिल्कुल 100% सही बात बोली आपने कि आज जो वर्ल्ड जिस दौर से गुजर रहा है और जिस स्थिति में यूएस आज अपने आप को पा रहा है, जिसमें कि ना तो वो क्रूड ऑयल कंट्रोल कर पा रहे हैं, ना अपनी बॉन्ड यील्ड्स कंट्रोल कर पा रहे हैं, ये इवेंचुअली जो है सारे इन्वेस्टर्स को गोल्ड की तरफ आकर्षित करेगा। और वो एक शुरुआत में एक इंश्योरेंस के जैसा आकर्षित करता है और फिर जब रिटर्न्स आते हैं तो वो एक इन्वेस्टमेंट के जैसा आकर्षित करता है। तो जो भी हो, वजह जो भी हो, लेकिन यूएस को अपनी सिचुएशन से अगर निकलना है तो कहीं ना कहीं एक वीकर डॉलर की तरफ जो इनका रुझान बनता हुआ दिख रहा है। और जिस तरीके की उनकी इंटरवेंशन हो रही हैं, उससे भी ये लग रहा है कि उनको ये ज्यादा मंजूर है कंपेयर टू ऊंचे बॉन्ड यील्ड्स। तो उसकी जो है, हमें अगर उसकी प्रोटेक्शन चाहिए या उससे हमें फायदा उठाना है एज एन इन्वेस्टर, तो हमें गोल्ड और मल्टी एसेट की तरफ जाना पड़ेगा। गोल्ड के अलावा और भी कमोडिटीज उसमें हो सकती है, लेकिन मल्टी एसेट अप्रोच काफी एक सही अप्रोच रहेगा अगले 3 साल के लिए। ओके राजू, बहुत बहुत शुक्रिया। आज समय का थोड़ा अभाव है, अदरवाइज ये बातचीत थोड़ी सी आपसे और आगे चली होती, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया से इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। इस बीच हम थोड़ा सा विषय को प्राइमरी मार्केट की तरफ, आईपीओ की तरफ लेके जाएंगे और सिम्बायोटिक फार्मा लैब का आईपीओ, और बातचीत करने के लिए हमारे साथ चेयरमैन एमडी साहब अनिल सतवानी साहब और राघवेंद्र रामाचंद्रन जी सीएफओ मौजूद है कंपनी के। आप दोनों को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। अनिल जी, पहला प्रश्न तो मैं आपसे यही पूछूंगा, जो दर्शकों को बताना भी है मुझे कि आपका जो आईपीओ आपसे खुल रहा है 938-988 का प्राइस बैंड, इशू साइज 1757 करोड़ रुपए का, जिसमें से फ्रेश इशू मात्र 150 है, बाकी 1607 इट्स ऑफर फॉर सेल। ये और एक दर्शकों को और बात बतानी है कि इनकी कंपनी का जो सब्सटेंशियल कारोबार है वो एपीआई से आता है। 3 डिवीजन है, एपीआई, सीडीएमओ एंड कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल्स। अच्छा अनिल जी, ये बताइए कि एक ऑफर फॉर सेल अगर आप देखें सब्सटेंशियल पार्ट है इस आईपीओ का, ये बताइए कि पिछले 1-2 साल में ग्रोथ कैसी रही? अब मैं एक इन्वेस्टर्स निकल रहे हैं आपके साथ, अब बाकी लोगों को जोड़ना है, किस प्रकार की ग्रोथ प्रोजेक्शंस हैं आने वाले 1-2 वर्षों में आपकी, और क्या आपका मुख्य कारोबार, बड़ा रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर यहाँ से आगे चलते हुए भी एपीआई ही रहेगा क्या? गुड मॉर्निंग, नमस्ते। देखिए, सबसे पहले तो समझिए कि जो हमारा एग्जिस्टिंग बेस बिजनेस है वो डेफिनेटली एपीआई है, जहां से हमारा लगभग 96% रेवेन्यू इसी स्टीरॉयड और हार्मोन्स, जहां हमारी ग्लोबल लीडरशिप इस एपीआई सेगमेंट में वहां से आ रहा है। लेकिन भविष्य को अपने व्यापार का विस्तार करने के लिए हमने पिछले कुछ सालों में काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट 2 नए ग्रोथ इंजिन में किया है, जिसमें एक कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल जैसे आपने बताया और दूसरा एक लार्ज स्केल फर्मेंटेशन सीडीएमओ बेस्ड बिजनेस है। और दोनों ही वर्टिकल्स में लगभग उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया गया जितना ऑलरेडी एपीआई बिजनेस हिस्टोरिकली किया गया है। तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि जो फ्यूचर की हमारी बेट है, जो फ्यूचर का हमारा फोकस है, वो सारे ग्रोथ इंजिन पर है, और ये काफी बड़े रेवेन्यू को लेके आएंगे, जो हमारे एपीआई बिजनेस की जो 100% डिपेंडेंसी उसको सिग्निफिकेंटली डाइल्यूट कर देगा। ओके अनिल जी गुड मॉर्निंग, और राघवेंद्र जी गुड मॉर्निंग। श्रेया बात कर रही हूँ। अच्छा, जैसा कि हमने अभी डिटेल्स शेयर किए अपने दर्शकों के साथ इस आईपीओ के, तो प्रश्न मेरा यही होगा कि आईपीओ में 1607 करोड़ ओएफएस है और फ्रेश इशू सिर्फ 150 करोड़ है, यानी कि आईपीओ का बड़ा हिस्सा कंपनी में नहीं आ रहा है। तो इन्वेस्टर्स को कैसे यकीन दिलाएंगे कि ये ग्रोथ फंडिंग से ज़्यादा शेयर होल्डर एग्जिट नहीं है? देखिए, बहुत सिंपल आप समझिए, पिछले 20 सालों से ऊपर में हम लोगों ने जो भी ग्लोबल स्केल का ये मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म बनाया है, उसके लिए हमारे एंटरप्राइजिंग स्किल, हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ साथ, हमारे एफर्ट्स के साथ साथ कैपिटल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब हमने प्राइवेट एक्विटी को सन 2005-2006 में लेके आए थे, और इस 20 साल की जर्नी में इस कैपिटल ने बहुत बड़ा योगदान दिया है हमारी कंपनी को इस ग्लोबल लेवल पे लाने में। और ऑफ कोर्स हमने टाइम टू टाइम हमारे शेयर होल्डर्स को सिग्निफिकेंटली रिवॉर्ड किया है, वैल्यू क्रिएट किया है। और ये राउंड में ऑफ कोर्स पिछले 4-5 सालों में
हमने कुछ 800 साढ़े 800 करोड़ रुपए से ज्यादा कैपेक्स इन्वेस्ट किया है और उन दोनों बिजनेसेस में जहां से रेवेन्यू आना बाकी है। तो इस कैपिटल ने जो प्राइवेट इक्विटी लेके आए थे, इस कैपिटल ने काफी बड़ा काम किया है। जो कॉन्सेप्ट टू सेल्स का जो जेस्टेशन पीरियड होता है, उस पीरियड को 80-90% तक खत्म कर दिया है और अब हम मोनेटाइजेशन, उस नए दोनों बिजनेस में से मोनेटाइजेशन के लिए तैयार हैं और ठीक उस वक्त पब्लिक इन्वेस्टर आ रहे हैं और बहुत अच्छा आगे भविष्य है, क्योंकि जो ये सबसे बड़े हमारे जो ग्रोथ इंजिन्स हैं, दोनों ने ही रेवेन्यू आगे आने वाले कुछ सालों में देना बाकी है। तो पीछे के जो प्राइवेट इक्विटी है, जो एक फाइनाइट इन नेचर होती है और उनका एक आईपीओ के माध्यम से, ओएफएस के माध्यम से निकलना बहुत नॉर्मल है और स्पेशली जब इस कैपिटल ने पीछे हमारा रिस्क और कैपेक्स साइकिल देख लिया है और मोनेटाइजेशन इज रेडी फॉर द न्यू पब्लिक। ओके, अच्छा राघवेंद्र जी, आपका FY26 का एबिटा मार्जिन था करीब 26.6% का। आगे जाके फॉर दिस फिस्कल और नेक्स्ट 2 फिस्कल अप्रॉक्सीमेटली आपकी मार्जिन्स की ट्रैजेक्टरी क्या रहेगी, और क्या जो 2 और वर्टिकल्स जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है उनकी तरफ से जब रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन सब्सटेंशियल होगा तो क्या ये मिक्स क्या आपको थोड़ा सा आपके मार्जिन्स में और एक्सपेंशन का मौका देगा क्या? Absolutely, yeah. So our API margins today has moved from 25%, 24% over the last couple of years to close to 28% today, and this is on the back of good product mix as well as good geography mix, which structurally we've continued to improve. Of course, we have put now more than 800 crores of capex in the 2 new business segments, injectables as well as CDMO, and both these new segments from a margin standpoint would be accretive to the existing business. So going forward over the next 2-3 years, you would see our margin profile improving substantially with the new businesses starting to kick in. ओके, समय का थोड़ा अभाव है लेकिन बहुत अच्छी ये चर्चा रही, थोड़ी और विस्तार में हो सकती थी। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, राघवेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर आईपीओ। चलिए फिर से मुलाकात होगी और डिटेल में आपसे आगे चर्चा होगी, लेकिन अब हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा जी जुड़ रहे हैं। राहुल जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है। कैसा लग रहा है आज का सेशन, निफ्टी बैंक निफ्टी पर आउटलुक और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आज के लिए? ये देखिए, निफ्टी का सेटअप फिलहाल रेंज बाउंड है। जब तक हम 24,300 के ऊपर सस्टेन नहीं करते, 24,300 के ऊपर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक फॉलो अप बाइंग मार्केट में हमने पूरे के पूरे अगस्त सीरीज में देखा है कि फॉलो अप बाइंग मार्केट में लैकिंग रही है। एक आध दिन का बाउंस बैक या फिर एक कंसोलिडेशन आता है, उसके बाद मार्केट फिजल आउट होता हुआ दिखता है। कल मंथली एक्सपायरी है तो डेफिनेटली थोड़ा प्रेशर जरूर रहेगा और 24,300 के ऊपर अगर निकलता है तो 24,500 तक की जगह ओपन होती हुई दिखेगी। तो ओवरऑल आज और कल के लिए व्यू ये है कि रेंज बाउंड सेटअप है। जब तक 24,300 नहीं निकलता है, रेंज बाउंड ट्रेड कीजिए। और थोड़ा सा अगर हम जूम आउट करके चीजों को देखें तो 24,500 24,000 का लेवल जो एक तरह से नया रेंज बन गया निफ्टी का, 24,500 निफ्टी को डिसाइसिवली निकालना होगा सितंबर सीरीज में, अगर हमें किसी तरीके का बड़े ब्रेकआउट निफ्टी में देखना है क्या। तो मेरे हिसाब से स्टॉक सिलेक्टिव अभी भी हमें रहना है। ऐसे मार्केट में हम देख रहे हैं कि काफी सारे इंडिविजुअल आइडियाज, जो बॉटम अप आइडियाज है मार्केट के अंदर, अच्छा परफॉर्म करके चल रहे हैं। उनमें से एक सेटअप हमें अच्छा लगता है आज के दिन में, इनफैक्ट एक ब्रेकआउट हुआ है, सीमेंस का सेटअप काफी प्रॉमिसिंग है। सीमेंस में काफी दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज के दिन में एक बुलिश पोलन फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है और ये ब्रेकआउट हमें लगता है कि 4300 के लेवल्स तक जा सकता है। एज अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर हमने हमारे क्लाइंट्स को ये स्टॉक रिकमेंड जरूर किया हुआ है। पोजिशनली हमें लगता है कि 8 से 10 सेशन में आपको तकरीबन 4300 तक के लेवल सीमेंस में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है, स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है 3980 का। दूसरा जो सेटअप है वो है सीडीएसएल में। सीडीएसएल में भी सिमिलर सेटअप है। फ्राइडे के दिन अच्छी बाइंग यहाँ पर स्टॉक में देखने को मिली, ब्रेकआउट हुआ है कंसोलिडेशन से और अगला पड़ाव हमें लगता है कि 1500 रुपए तक के लेवल्स आपको सीडीएसएल में देखने को मिल सकते हैं आने वाले 8 से 10 सेशन में। तो सीडीएसएल और सीमेंस दोनों के दोनों बाय रिकमेंडेशंस है और हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में यहाँ पर अच्छा मोमेंटम आता हुआ दिख सकता है। ओके, शुक्रिया राहुल जी, शुक्रिया। बातचीत आपसे और होती लेकिन समय का अभाव है और हम अब टेक्निकली श्रेया के कार्यक्रम में एंटर कर चुके हैं जिसका नाम है ट्रेडर्स हॉटलाइन। श्रेया, ओवर टू यू नाउ एंड एंजॉय ट्रेडर्स हॉटलाइन। थैंक्स।